में हम लोग देखे थे कि कैसे करके बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग स्टार्टिंग में कि आइसोलेशन ऑफ द पैसेंजर डीएनए कैसे किए, और उसके बाद जब हमारा पैसेंजर डीएनए अलग हो गया तो बाय द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग कैसे करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। अब मेरा सवाल होगा कि मेरे पास अब द जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं कैसे करके एक होस्ट के अंदर डालूंगा। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी द प्रोसेस बाय विच वी कैन इंसर्ट a piece of gene of interest into the host. Clear? So the event will be knowing as cloning, और clone किससे करेंगे? With the help of the vectors. तो today we will be discussing about the vectors. Clear? So vector will all be क्या होगा? ये भी एक piece of DNA होगा। अब ये वेक्टर डीएनए को हम लोग और क्या क्या नाम दे सकते हैं? वेक्टर डीएनए को हम लोग यहां पर द कैरियर जीन भी बोल सकते हैं। क्या कैरी करेगा? द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, कहां से? जहां से मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला वहां से मैं इसको क्लोन करूंगा विद द वेक्टर, और वेक्टर लेके इसको होस्ट के पास ले जाएगा। ठीक, सो इसके लिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, इसको वेहिकल डीएनए भी बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको वेहिकल डीएनए भी बोला जाता है, या इट इज बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन क्लोनिंग, इसको क्लोनिंग वेक्टर भी बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम हम लोग जान लिए कि वेक्टर एक्चुअली है क्या ना। वेक्टर वो होगा जो कि हम लोग किससे लेंगे अभी हम लोग देखेंगे, बट वेक्टर विल बी दैट थिंग विच विल बी हेल्पिंग टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू माय सुटेबल होस्ट, एंड दैट होस्ट can be your bacteria, it can be a fungi, it can be a virus, it can be a plant, animal, anything. ठीक, क्लियर? अब वेक्टर्स जो हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे क्लोनिंग के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक, सो डिफरेंट वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वह कौन कौन किस किस को मैं वेक्टर बना सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एज अ वेक्टर, दैट इज योर प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कभी कभार यूज होता है कॉस्मिड्स। वी कैन ऑल्सो यूज बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर। नेक्स्ट, YAC, जिसको हम लोग ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। याद आ रहा है ये शब्द? कहां पे सुने हैं आप लोग? याद नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, और अगर याद आ गया तो चल जाएगा। BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों का बात हम लोग जिक्र किए थे इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ आवर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कि कैसे करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर जब वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था, सो इफ द होस्ट वाज द बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किए थे, एंड इफ द होस्ट वाज एन ईस्ट, तो हम लोग ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किए थे। ठीक, और आपको याद रखना पड़ेगा डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर वी कैन ऑल्सो यूज ट्रांसपोजोन्स एंड फाइनली रेट्रोवायरसेस। ठीक है, क्लियर है? तो क्या क्या हमारा हो जाएगा वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर के तौर पे ले सकते हैं ना। एक हो जाएगा आपका प्लाज्मिड, नेक्स्ट कॉस्मिड। अब ये सारे जो है छोटा छोटा करके हमें याद रखना है कि ये चीजें है क्या ना। प्लाज्मिड जो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। और ये किस स्ट्रक्चर के अंदर होता है?
ना ये एक बैक्टीरियम के अंदर होता है, पढ़े थे ना हम लोग कि बैक्टीरिया के अंदर उसका एक अपना क्रोमोसोमल डीएनए होगा और एक छोटा सा सर्कुलर आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा। तो इसके बारे में हम लोग और भी देखेंगे। अच्छा, ये कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड एक नया शब्द है जिसका मतलब ये एक हाइब्रिड डीएनए बनाया जाता है। कॉस्मिड का मतलब है अ पीस ऑफ हाइब्रिड डीएनए बनाया जाता है। किससे? एक लैम्डा फेज वायरस होता है। एक तो लैम्डा फेज वायरस ले लिए हम लोग, प्लस द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया और लैम्डा फेज वायरस का जो आपका डीएनए होगा, उन दोनों को मिला के हम लोग एक हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं और उस हाइब्रिड डीएनए को हम लोग बोलते हैं कॉस्मिड। ठीक, इसके बाद बैक्टीरियोफेज आप लोग जानते हो कि ये क्या होगा ना, वायरस जो अफेक्ट करेगा, या जनरली हम लोग लिख सकते हैं विच कैन इन्फेक्ट, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया को हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक, उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया। ट्रांसपोसोन्स क्या होगा ना, ट्रांसपोसोन्स को हम लोग जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स। जो क्या करेगा ना, एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होगा जिसके अंदर ये जो आपका सीक्वेंस होगा ये मूव कर सकता है विद इन द डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर। एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेट्रोवायरसेस, मतलब द वायरसेस विच हैव, रेट्रोवायरस किसको बोलेंगे? वायरसेस विच हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जिसके पास आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल के जैसा, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज माई आपका वेक्टर्स। क्लियर है? बट इनके अंदर जो सबसे ज्यादा आपका टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक, जो आपके क्वेश्चन जिसके अंदर आएगा, एंड विच इज ऑल्सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन आवर एनसीईआरटी, दैट इज द प्लाज्मिड वेक्टर्स। ठीक है, तो जब यहां तक क्या क्या हम लोग पढ़े एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज अबाउट द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए है क्या ना, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसके जरिए मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आई विल बी कैरिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड थ्रू द वेक्टर आई विल बी इजीली पासिंग इट टू माई होस्ट। होस्ट के अंदर इंसर्शन करने के लिए हमें जो पीस ऑफ डीएनए चाहिए होगा, ठीक, जिसके जरिए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं भेज सकता हूं, उसी को ही मैं नाम दूंगा वेक्टर डीएनए, बिकॉज इट इज कैरिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो इसको हम लोग कैरियर जीन भी बोल सकते हैं या वेहिकल डीएनए भी बोल सकते हैं। और क्योंकि ये क्लोनिंग करवा रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद क्या क्या डिफरेंट वेक्टर्स हो सकता है ना, डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर एक तो हो जाएगा मेरा प्लाज्मिड, क्लियर, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। उसके बाद हो जाएगा कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या हो जाएगा ना, यहां पर एक हाइब्रिड डीएनए बनाया जाता है किस किस से, फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द लैम्डा फेज वायरस और फ्रॉम योर द बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है, उन दोनों का एक हाइब्रिड डीएनए सीक्वेंस बनाया जाता है जिसको हम लोग कॉस्मिड का नाम देते हैं। इसके बाद बैक्टीरियोफेज, बहुत बार सुने हैं, ये क्या होगा ना, एक वायरस होगा जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल में अगर मैं चेंज कर लूं तो वही चीज आपका जो मेरा होस्ट होगा बैक्टीरिया, उसके अंदर वो डालने में क्षमता करेगा। आफ्टर दैट द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन दोनों का ज्यादातर आपका यूज हो गया था कहां पर? सबसे पहले द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक, और फॉर ये कब हुआ था? व्हेन आवर होस्ट वाज द ईस्ट। और ये कब यूज हुआ था? जब मेरा होस्ट था बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोसोन्स। दे वर द जंपिंग जीन्स जो ऑल्टर कर सकता है अपना पोजीशन, ठीक, विद इन अ डीएनए सीक सेगमेंट। ठीक, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपोसोन्स। और फाइनली रेट्रोवायरस,
मतलब वो वायरसेस जिनके आपके जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। ठीक, सो आप खुद याद रखो कि यहां पर क्या करेगा, यही आरएनए सबसे पहले डीएनए बनाएगा बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक्चुअली होता क्या है, डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये होस्ट के बॉडी के अंदर एप्लीकेट करेगा ऑब्वियसली। ठीक, सो होस्ट के बॉडी के अंदर डीएनए होगा, तो वहां पर क्लोनिंग के लिए ये सबसे पहले अपना जो आरएनए है उसको वो डीएनए में तब्दील करेगा होस्ट के बॉडी के अंदर जाके बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह अबाउट द प्लाज्मिड। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट हमारा जो प्लाज्मिड वेक्टर है इसके ऊपर। प्लाज्मिड वेक्टर, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लाज्मिड क्या होता है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इसके अपना सर्कुलर डीएनए होगा और इसको हम लोग नाम देंगे क्रोमोसोमल डीएनए। इसके जितने भी फीचर्स वगैरह होगा इस बैक्टीरियम का, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑल द फीचर्स विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन द डॉटर सेल्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट्स एक्चुअली इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर द क्रोमोसोमल डीएनए। बट बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए भी अलग सा रहता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि क्या करेगा, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लीकेशन। ये खुद ब खुद रेप्लीकेट कर सकता है, सो इट कैन इजीली सेल्फ रेप्लीकेटिंग मटेरियल हो जाता है और इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्लियर है? ठीक, इस चीज को, ये जो प्लाज्मिड है ये हमें पता है कि इट इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा इसके ऊपर ये कोई भी आपका डिपेंड होके नहीं रहेगा फॉर द रेप्लिकेशन मोड, फॉर एनीथिंग एल्स। क्लियर है? ठीक, सो प्लाज्मिड क्या है ना, हर एक बैक्टीरिया के पास आपका उसके खुद का तो द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए होगा। Along with that chromosomal DNA, there will be a piece of very small circular DNA which is known as the extra chromosomal DNA. And what is the nature of the extra chromosomal DNA? It is self-replicating and it is independent of the chromosomal DNA. Clear? और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। और अब इसी प्लाज्मिड को हम लोग लेके इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ वेक्टर्स। ठीक, अब प्लाज्मिड अगर मैं इसको बड़ा करके यहां पे दिखाता हूं तो दिस विल बी योर प्लाज्मिड, दिस विल बी योर प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड जो है इसके पास कुछ सीक्वेंस है, ऑब्वियसली इट इज, अगर ये अगर डीएनए होगा तो इसका अपना सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इस सीक्वेंस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बनते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मिड, जिसके वजह से ये बहुत अच्छी तरह एक वेक्टर कहला सकता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मिड फॉर बिकमिंग अ वेक्टर? वेक्टर बनने के लिए इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है या होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। क्या क्या है ना, सबसे पहले इसके पास होगा एक रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या होगा हम अब लोग देख लेते हैं। एक हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन साइट, दूसरा होना चाहिए ओराई
या जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम भी दे सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट। एंड फाइनली इट विल बी हैविंग अ मार्कर जिसको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मिड। सबसे पहले प्लाज्मिड क्या है हम लोग जान लिए। अब उस प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए फॉर बीइंग अ वेरी गुड वेक्टर, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। इट शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स, इट शुड हैव ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इट शुड बी फंक्शनिंग एज अ मार्कर। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करता हूं तो जनरली आप क्या समझ रहे हैं इसके साथ। Now obviously this restriction site will be helping the restriction endonuclease to come and to cut at that specific site। तो हम लोग पहले ही जानते हैं, पिछले वीडियो में देखे थे कि रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब कौन सा साइट कहलाएगा, द पैलिंड्रोमिक साइट। क्लियर। सो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगा दिस विल बी एक्चुअली द पैलिंड्रोमिक साइट। अब अगर आपके दिमाग में आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय अगेन अ पैलिंड्रोमिक साइट, उसके लिए आप ये वीडियो बंद करके अभी पहले वाला वीडियो देखिए कि पैलिंड्रोमिक साइट कैसा है ना। एक ऐसा सीक्वेंस विच इज रेड सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स। ठीक, एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, मलयालम। ठीक, सो जो हम लोग इस रीडिंग फ्रेम इधर से पढ़ेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, द सेम रीडिंग फ्रेम जब हम लोग राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे, बोथ विल बी read as the same। क्लियर। तो उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट बोलेंगे। अब यहां पर भी हमें समझ में आता है कि ओराई का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि एक ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से आपका रेप्लिकेट होना चालू करेगा, कौन, प्लाज्मिड। ठीक, क्वेश्चंस यहां पे देखो कैसे करके पूछे जाते हैं, और जो बच्चे आपके थोड़ा सा कंसेप्चुअली कमजोर रह जाते हैं वो यहीं पर ही मार खा जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मिड के पास वन या मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहेगा, या अगर ओराई के बात करता हूं तो क्या एक रहेगा या मोर देन वन रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो प्लाज्मिड में लूंगा क्या होना चाहिए, क्या एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए उसके अंदर तो वो अच्छा होगा, या क्या जो ओराई होगा वो एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं एक एक को पकड़ूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो मोर देन वन होता, सपोज जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगा ये कौन पहचानेगा, ये पहचानेगा अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, काटना। ठीक, तो वो तो इस प्लाज्मिड को काटेगा। अब सपोज करो कि एक प्लाज्मिड के अंदर कई सारे ऐसे आपके साइट्स हो गए जिन साइट्स में उसका क्या हो रहा है, दिस ऑल द सीक्वेंस विल बी कंसिडरिंग एज द रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर्स के भी कहलाएगा, ये तो चार अलग अलग टुकड़ा कर देगा। चार अलग अलग टुकड़ा मतलब 1 2 3 4 आपके अलग अलग फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, कई सारे। तो इतने सारे अगर फ्रैगमेंट्स हो गया, बट मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही है, तो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन से फ्रैगमेंट में किस चीज को मुझे अटैच करवाना है। समझ में आया। ठीक, सो यहां से हमें पता चला कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, जो रेस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट या सीक्वेंस जो होना चाहिए, वो ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए फॉर वन प्लाज्मिड, फॉर
द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए एक प्लाज्मिड के अंदर सिर्फ एक ही आपका पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट से वो उस रेस्ट्रिक्शन प्लाज्मिड वेक्टर को काटेगा। अगर कई सारे आपका एक ही प्लाज्मिड के अंदर हो जाता है तो कई सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे ऑफ माय प्लाज्मिड। तो अगर ये हो जाएगा तो मुझे खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एंड में जाके किसके साथ किसको जोड़ू। ठीक, सो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन साइट जो होगा वो इंडिविजुअल प्लाज्मिड के लिए, इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑराई या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑराई या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, इसी चीज को हम लोग नाम दे सकते हैं कॉपी नंबर। याद करो, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं किसके अंदर देखे थे, हम लोग देखे थे इन योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, सो ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ये कितना होना चाहिए, ये अगर एक ही आपका होगा तो वो एक बार रेप्लिकेट करेगा। बट अगर वो प्लाज्मिड के अंदर कई सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली है क्या, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में आपका ये जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ कॉपी नंबर उतना ही ज्यादा मेरा क्या बनेगा, रेप्लिकेशन रेट बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या हम लोग समझ गए कि एक प्लाज्मिड में, if I talk about the individual plasmid, there should be more than one ori, because it will increase the copy number, ये कॉपी नंबर को इंक्रीज कर देगा, which will increase the replication rate of the plasmid। तो ऑब्वियसली प्लाज्मिड जितना रेट में आपका आपके रेप्लिकेट कर रहा है उतना ही आपका तेजी से रेप्लिकेट करेगा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने उस प्लाज्मिड के साथ क्लोनिंग करवाया। ठीक, सो दैट पीस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी रेप्लिकेटिंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ टाइम्स इसके अंदर ओराई रहेगा, किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया। तो मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट तो होना चाहिए सिर्फ सिंगल फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्लियर। बट ओराई की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मिड के अंदर अच्छा होगा कि अगर कई सारे आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो इट कैन इंक्रीज द कॉपी नंबर। अब मार्कर को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग देखेंगे कि कैसे करके आपका क्लोनिंग किया जाता है, और उसके बाद हम लोग करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सिलेक्टेबल मार्कर्स, हाउ द प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, और मार्कर की क्या जरूरत पड़ रहा है। मार्कर मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, कुछ वो आपका पहचानने में मुझे मदद कर रहा है, तो किस चीज को पहचानेगा उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे हम लोग अबाउट द मार्कर्स। सो लेट्स नो व्हाट इज द मार्कर। मार्कर के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लोनिंग का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे करके क्लोनिंग होता है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर जीन विच आई विल बी इंकॉर्पोरेटिंग इनटू द होस्ट। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सुटेबल प्लाज्मिड के अंदर मुझे क्लोन करवाना पड़ेगा। ये क्या है मेरा, दिस इज योर प्लाज्मिड वेक्टर। इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, आई विल बी यूजिंग द सेम restriction
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोला मैंने? ना इन दोनों को मुझे क्या करना है, ना इन दोनों को करके मुझे एक, सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड, और इस पार्ट के अंदर मुझे लाइगेट करना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सपोज दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं यहां पर इसके साथ अटैच कर दिया। और इस चीज को करने के लिए मुझे आई हैव टू यूज द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। व्हाई? अभी मैंने बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होगा? डीएनए फ्रैगमेंट को काटना, और ये काटेगा कहां से? फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक साइट। सो इफ आई एम यूजिंग द सेम न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस का सपोज दिस इज इको R1, ये एंजाइम का नाम है आपका इको R1। तो ऑब्वियसली इको R1 का जो आपका पैलिंड्रोमिक साइट होगा, इसका जो पैलिंड्रोमिक साइट होगा दैट विल बी GAATTC, और जस्ट इसके नीचे GAATTC। सो ये इसका आपका पैलिंड्रोमिक साइट होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये कहीं ना कहीं ये काटेगा कैसे? ये ऐसे करके काट देगा और दो अलग अलग स्ट्रैंड बना देगा, एक ऊपर वाला रह जाएगा और एक इधर वाला रह जाएगा। तो ये हमेशा कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो, इफ आई एम यूजिंग इको R1, तो इट विल बी लुकिंग फॉर दिस सीक्वेंस बोथ इन माय जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इन माय प्लाज्मिड। ठीक? तो वे ऐसे ही आपके दो स्टिकी एंड्स रह जाएगा, और दो स्टिकी एंड्स को उसके बाद बाय द यूज ऑफ डीएनए लाइगेज, किस चीज का इस्तेमाल किया मैंने? अब आई एम यूजिंग डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू। तो पहले सीजर्स का इस्तेमाल करके काट लिए, और उसके बाद ग्लू का इस्तेमाल करके इन दोनों कट पोर्शन को एक साथ जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद दिस वाज द पीस ऑफ द प्लाज्मिड along with the gene of interest। और इस टाइप ऑफ जो क्लोन बन गया मेरे पास, इसी को ही मैं बोल सकता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल सकता हूं इसको? हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूं, या इसी को ही हम लोग चाइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। What is this? Now it is why it is called recombinant, because ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया by the joining of the plasmid and the gene of interest into one, which is done by DNA ligase। कटिंग कर रहा है एंडोन्यूक्लियस और जोड़ रहा है यहां पे डीएनए लाइगेज। यहां तक समझ में आया? अब मेरा काम क्या होगा कि यही जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, now I'll be introducing this recombinant DNA किसके अंदर? into my host। ठीक? अब इसको मैं क्या किसके अंदर डालूंगा? इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ये मेरा क्या है? दिस इज माई होस्ट। ठीक? यही तो चीज होगा। अब ये जो पूरा क्लोनिंग का इवेंट चल रहा है, ये कहां पर हो रहा है? ऑब्वियसली ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होगा। ठीक? अब ऐसा नहीं है कि जब हम लोग इसको इसके साथ इस्तेमाल करके और एंडोन्यूक्लियस से करके और लाइगेज से जोड़ लिए, तो जितना भी मेरे पास है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल, ऑल बिकेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा नहीं होता है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ साथ कुछ आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होगा, जिसको ना तो आपका ये एंडोन्यूक्लियस काट सका, और अगर नहीं काट पाएगा तो ऑब्वियसली इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये जुड़ नहीं पाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
समझ में आया भाई? ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कुछ अगर जुड़ गया तो जुड़ के तो वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हो सकता है जो कि आपका the restriction endonuclease fails to cut the plasmid and hence the gene of interest cannot be getting cloned into this structure and as a result it became non-recombinant DNA. तो मेरे पास जो अभी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर both I'll be having the non-recombinant one along with the recombinant one. तो ऑब्वियसली मुझे एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ऑब्वियसली जो करूंगा मैं मीडियम के अंदर एक सिंगल होस्ट तो नहीं ले सकता हूं, इसके अंदर जो मीडियम होगा कई सारे ऐसे होस्ट हो सकता है। अब ऑब्वियसली जितने भी होस्ट लूंगा उन सबको एक ही कैटेगरी में लेना चाहिए। अगर बैक्टीरिया ले रहा हूं तो सारे बैक्टीरिया, फंगी ले रहा हूं तो सारे फंगी मेरा होना चाहिए। तो सपोज अब ये जो मेरे सारे अलग अलग होस्ट हो गए, इस होस्ट के अंदर सपोज ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट पार्ट आया ये आ गया, तो मतलब दिस इज, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो दिस इज द प्लाज्मिड। क्लियर? एक के अंदर ये आया, दूसरे के अंदर सपोज करो ये प्लाज्मिड था, जिस प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका, और ये अपना जो नॉर्मल प्लाज्मिड था जिसके साथ वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका था, मतलब मेरा रिकॉम्बिनेंट वन। और हो सकता है कि ट्रांस जब इंट्रोड्यूस किया मैंने, ना तो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट आया ना ही रिकॉम्बिनेंट आया, मतलब this bacteria did not had any either of, इसके पास आपका ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला आया ना तो रिकॉम्बिनेंट आया। तो ऐसे होस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो दोनों होस्ट है, ये जो दोनों होस्ट है दे आर ट्रांसफॉर्म्ड। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट्स। ठीक? ये ट्रांसफॉर्म कैसा हुआ, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट प्लस द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट प्लस द रिकॉम्बिनेंट वन। और ये जो है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। इसको क्या नाम दे सकते हैं, ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा। अब मेरे पास ऐसा एक रिजल्ट आ गया जिसके अंदर अलग अलग 3 कैटेगरी के हो जाएगा होस्ट, बट मेरा होस्ट कौन सा होस्ट मेरे लिए काम, मतलब आखिर तक जिसको मुझे साथ निभाना है, जिसके साथ मतलब जो मेरा काम का रहेगा। तो काम का इनमें से कौन सा होगा, काम का मेरा काम क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इनमें से किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसके पास है। तो ये भी और ये दोनों ही मेरा कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि जब मल्टीप्लाई करे, मेरा खाना वगैरह सब कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह जब दूंगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ इसको ही वो खाना मिलता रहे तो ही वो धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। और जो प्रोडक्ट मैं ऑटोमेटिकली बनाऊंगा उसके अंदर भरपूर मात्रा में मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी हो जाएगा। क्लियर? बट अगर ये पूरे के पूरे मीडियम के अंदर मैं खाना भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, तो ये तो खाएगा ही, साथ साथ ये दोनों भी खा के बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली बल्क के अंदर से मुझे सिर्फ और सिर्फ उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने में बहुत परेशानी हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ कर सके ताकि पहले ही जो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड विद द नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है,
अगर इन दोनों को मैं आइडेंटिफाई करके और उन दोनों को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। यही काम पहचानना और यही उसको हटाने का काम करता है मार्कर। क्लियर? सो मार्कर का काम क्या होगा? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई नॉन रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है? कौन सा रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी पहचानेगा और ट्रांसफॉर्म से नॉन ट्रांसफॉर्म वाला भी ये पहचानेगा। और जो भी मेरे यूजलेस होस्ट होंगे, जो भी मेरे यूजलेस होस्ट होंगे, मतलब जिनके पास नो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन सब को ये क्या कर देगा? इट विल हेल्प टू डिलीट ऑल ऑफ देम। समझ में आया मार्कर का काम क्या है? एक बार और चलते हैं। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि मार्कर की कहां पे क्या जरूरत है। क्लोनिंग का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी रिक्वायरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट विच आई हैव टेकन फ्रॉम द जीन, मतलब आपका जो डीएनए है उसके साथ। ठीक? आफ्टर द आपका आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मेरे पास सुटेबल प्लाज्मिड हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा टू कटिंग बोथ ऑफ देम विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सो दैट सेम स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड so that they can be forming complementary base pair with each other. क्लियर? जैसे मैंने काट लिया इन दोनों को तो तुरंत डीएनए लाइगेज करके उसको मैं एक रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर बना लिया। रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर जब बना लिया तब इसी चीज को ही मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक? अब क्योंकि ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग फुल 100% सेटिस्फैक्शन से नहीं काम कर सकते हैं। कुछ वहां पे एरर्स भी हो जाएगा तो उस एरर्स को भी हमें कंट्रोल करना है। सो यहां पे एरर क्या हो जाएगा? अगर आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये अगर सही ढंग से इसके ऊपर काम नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप भी हमारे पास आएगा। सो जो टेस्ट ट्यूब है जिससे मैं अब ये इंट्रोड्यूस करूंगा इनटू द होस्ट, सो इट विल बी हैविंग बोथ द रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज द नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो होस्ट के अंदर भी 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी है ये कि हो सकता है जो पहला होस्ट है it will be only attaching with the non-recombinant DNA. So यहां पर क्या हो जाएगा? होस्ट तो ले लिया और लेने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है होस्ट के अंदर। सो ये जो दोनों जो आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिसके अंदर मैं डाल सकता हूं ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ द नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये हो जाएगा मेरा द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ द रिकॉम्बिनेंट टाइप जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। और जो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा वो कोई इन दोनों में से कोई भी आपका क्लोनिंग वेक्टर को अंदर नहीं ले पाया, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्म। मेरा अब काम होगा कि कैसे करके मैं इस पूरे कैटेगरी से जो आपका रिकॉम्बिनेंट होगा उसको अलग कर पाऊं। अब सबसे पहले जब मेरे पास ये क्या अलग करूंगा वो आ गया है तो यहां पर मेरा ये करेंगे कि मार्कर का क्या क्या हो सकता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो मार्कर का प्रॉपर्टीज, जब मार्कर अच्छी तरह काम कर सकता है, हमें 3 चीजों के ऊपर बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि मार्कर जो जो 3 चीजों से अपना काम करता है दे आर, वन विल बी योर द नॉलेज ऑफ एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है ये जानना है हमें, और तीसरा स्टेप हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक? जनरली हम लोग ये जो 2 हम लोग कैटेगरी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ये एंटीबायोटिक, ये 3 चीज करके आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बाई ये जो 3 चीजों को लेके हम लोग कैसे करके सिर्फ और सिर्फ इस रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड विद द रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करते हैं फ्रॉम दिस सिस्टम।
तो तुरंत आप बताइए एंटीबायोटिक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, ना एंटीबायोटिक विल बी अ ड्रग, एंटीबायोटिक विल बी अ ड्रग। और ये ड्रग क्या करेगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई किसका, एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक क्या होगा, एक ड्रग होगा या एक केमिकल होगा जो क्या करेगा, विच विल बी स्टॉपिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। मतलब क्या है, एक ऐसा केमिकल या ऐसा ड्रग विच विल किल द बैक्टीरिया, ये भी बोल सकता हूं, ठीक। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या हुआ ना, जैसे ही पहले क्या होता था कि दिस इज योर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जब भी आपका कोई वायरस से अफेक्ट हुआ तो तुरंत ये बैक्टीरिया इसके अंदर, मतलब बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को ये मार देगा। अब क्या हो रहा है ना, जैसे ही ये आपका बैक्टीरिया था, अब अगर कुछ आ रहा है तो ये जीवित रह चुका है। क्यों जीवित रह चुका है, क्योंकि अब ये एक ऐसा जीन बना रहा है जो जीन से मदद से इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शनल कवच या प्रोटेक्शनल शील्ड बन जा रहा है, और यही शील्ड इस बैक्टीरिया को बचा रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, या कोई ऐसा आपका ड्रग या केमिकल से इसको बचाएगा। ठीक, क्लियर। तो ऐसा अगर कोई ड्रग या केमिकल से ये बचता है तो वो कैसे बच रहा है, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ अ जीन। अगर ये जीन इस बैक्टीरिया के पास है तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया के कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं कर सकता है। सपोज करिए एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर दो अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया मैंने ले लिया है और मैं इसके अंदर एक एंटीबायोटिक डालूंगा, सपोज एम्पिसिलिन, दिस इज माई एंटीबायोटिक। ठीक, अब मुझे इस एंटीबायोटिक जैसे मैंने डाला, इन दोनों में से जिसके पास इस एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करने वाला जीन होगा, सपोज इसके पास एक जीन है दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और इसके पास ये जीन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से अगर दिस इज वन, दिस इज द सेकेंड बैक्टीरिया, तो इन दोनों में से ये, इसके बावजूद क्यों मैं यहां पर एंटीबायोटिक डाल रहा हूं, ये जीवित रह जाएगा। व्हाई? बिकॉज इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक, the gene which will be functional in this type of a bacteria, it will be producing the anti-chemical which can resist the action of ampicillin. ठीक? So therefore this resistant gene will be creating a shield like structure across the capsule of the bacteria, और उस particular antibiotic को इसको बचा के रखेगा। समझ में आया? ठीक? So ये हो गया मेरा antibiotic resistance। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट the insertional inactivation। थोड़ा सा समझ लो क्या होता है ये इनएक्टिव करना, मतलब कोई चीज पहले से एक्टिव होकर रहेगा, उसको इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव कैसे करेंगे, कुछ चीज इंसर्ट करके करेंगे ना। नॉर्मली सपोज दिस इज योर जीन, तो अगर इसका कोई भी चीज सपोज करो, अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूं तो ये क्या है, ये एक जीन है, और इस जीन में क्या होगा आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा यहां पर, हाँ या ना। सपोज करो इस न्यूक्लियोटाइड जो आपका सीक्वेंस की बात कर रहा था, सपोज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज लाइक GATCC, सपोज ऐसा एक आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है।
अब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के वजह से एक पर्टिकुलर ये काम करेगा, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन का कुछ आपका बनाएगा या एंजाइम बनाएगा। ठीक, मुझे अगर कुछ ऐसा इस सीक्वेंस के अंदर में डाल दूं, सपोज करूं इसके है GA और यहां पर मैं कुछ चीजें डाल दिया और तब जाके इसका आपका जो रीडिंग फ्रेम है, सपोज यहां पर मैंने C और C दूसरा डाल दिया, तो इसका जेनेटिक जो रीडिंग फ्रेम होगा वो चेंज हो गया। रीडिंग फ्रेम चेंज होने के लिए पहले जो आपका प्रोटीन बन रहा था, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। मतलब इसको क्या कर दिया, इस जीन को मैंने इनएक्टिव कर दिया। कैसे किया? बाय आर्टिफिशियली इंसर्टिंग बिटवीन द रीडिंग फ्रेम। जैसे रीडिंग फ्रेम ऑल्टर हो गया, जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक। सो जो मार्कर है, उस मार्कर का आपके प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक तो एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कैसे काम करता है और कैसे करके मैं इसको फ्रेगमेंटेशन को आइसोलेट करूंगा, कैसे करके उसको होस्ट के अंदर डालूंगा, यह हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। टिल देन यहां तक अच्छी तरह पढ़ना। कोई भी अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।